बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है सेशन का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम असद अली शाह है और मैं सीईओ हूँ ट्रिम टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन मरकज़ का। और आज का जो सेमिनार है बेसिकली ये इंडेक्सिंग के ऊपर होगा, जो रिसर्च जर्नल के इंडेक्सिंग से रिलेटेड है। तो हमारे साथ दो डिग्नेटरीज हैं जो हमारी दावत पे आज इसमें बात करेंगे। पहले हमारे डिग्नेटरी हैं डॉक्टर साजिद अली यूसुफ जई साहब। वेलकम डॉक्टर साजिद। डॉक्टर साजिद ट्रेड एक्सेलेंस के फाउंडर हैं और साइकोमेट्रिशियन हैं और कंसल्टेंट हैं। एफ बाइज भी जो सेकंड हमारे जो स्पीकर हैं वो रुमेला कंवर हैं। रुमीला का 7+ ईयर्स है एक्सपीरियंस इसमें रिसर्च जर्नल के मैनेजमेंट में और इसकी इंडेक्सिंग में और एसडीपीआई में काम कर रही है रुमीला। तो मेरा ख्याल है कि स्टार्ट रुमीला से करते हैं और रुमीला जो हैं वो डॉक्टर साजिद से भी क्वेश्चन आंसर करेंगी। मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूंगा। तो रुमेला आप थोड़ा सा आ जाएं सामने और हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और फिर। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी? जी वालेकुम अस्सलाम। जो रुमेला थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताइएगा, फिर हम डॉक्टर साजिद की तरफ जाएंगे। और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव किस्म का ये सेशन हो जाए, ताकि लोग अगर बाद में क्वेश्चन भी करते हैं तो हम उनसे उनको एड्रेस कर सकें। तो जी रुमेला, ओवर टू यू। ऑल राइट सर, एक्चुअली डॉक्टर साजिद का इंट्रो आई थिंक मिस हो गया है, वो आपकी आवाज़ वो अच्छा, बीच में डिसअपियर सॉरी, हो गई मैं थी। थोड़ा सा डॉक्टर साजिद के बारे में मैं बता देता हूँ, मुझसे ज़्यादा आप जानती हैं। डॉक्टर साजिद अली यूसुफ जई ट्रेड एक्सीलेंस के फाउंडर हैं और साइको मेट्रिशियन एंड कंसल्टेंट हैं एफ बाइज के इस्लामाबाद के। तो इनका भी काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है रिसर्च जर्नल के मैनेजमेंट का, इंडेक्सिंग का। और ये दोनों साहिबान डॉक्टर साजिद और रुमेला कमर हमारी रिक्वेस्ट पे आज हमारे साथ हैं। जी रुमेला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फर्स्टली ये कि मेरा इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है कि मेरा जो है वो ऑलमोस्ट 2017 से ऑनवर्ड जो है वो मैं मेनली जर्नल्स के रोल में ही काम कर रही हूँ। और बेसिकली जर्नल पब्लिकेशन प्रोसेस मैनेजमेंट और इंडेक्सेशन, फॉर्मेटिंग, उनकी लेआउट, उनकी डिजाइनिंग, वेबसाइट एनालिसिस, इन सारी चीज़ों में मेरी एक्सपर्टीज है। तो ठीक। अभी जो है वो हम जो है वो इंडेक्सिंग पे एक सेशन, ये एक इनिशियल सेशन करने जा रहे हैं, जो कि जो है बेसिक चीजें हम इंडेक्सिंग की डिस्कस कर रहे होंगे। जी ऑब्वियसली ये भी एक वास्ट फील्ड है और इसके अंदर भी काफी ज्यादा डिटेल चीजें भी आगे हम डिस्कस कर रहे होंगे अगले सेशंस में। तो बिल्कुल। एक मैंने बिल्कुल बेसिक सी जो है वो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है, जी जी। जो कि हम सारे एडिटर्स को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, जो कि एक बेसिक नॉलेज डेवलप होता है वो हम पहले उसको डेवलप कर लें और फिर नेक्स्ट सेशंस में हम उनके एडवांस सेशंस पे जा रहे हो। ठीक हो गया। तो सर प्लीज आप बेसिकली मुझे अलाउ करेंगे? जी जी जी, जी। मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। बेसिकली मैंने रोमेला ने तकरीबन 2 महीने पहले एक सेशन किया था इंडेक्सिंग पे, काफ़ी कम्प्रिहेंसिव सेशन किया था और उसकी वीडियो ट्रिम के वेबसाइट पे भी पड़ी हुई है। और उसमें भी हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी। तो रोमेला, मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, आप अपनी जो है वो कीजिएगा ज़रा। सबसे पहले तो रिसर्च जर्नल इंडेक्सिंग जो है वो हम करते क्यों हैं, जर्नल्स की इंडेक्सिंग हम सबसे पहले करते क्यों हैं? उसका मेन जो पर्पस होता है, हमारे जो कंटेंट पब्लिश हो रहा है उसकी विजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसका इम्पैक्ट जनरेट करने के लिए, और जो हमारा स्कॉलरली वर्क है उसकी डिसेमिनेशन जो है वो मैक्सिमम लेवल पे हो जाए। तो ये बेसिकली तीन पर्पस होते हैं हमारे, जो कि हम इंडेक्सेशन जिनके लिए हम करते हैं। Again, why to index? Increase visibility and exposure, enhance credibility and reputation. Indexing से हमारी reputation build होती है, जैसे कि हम बात करते हैं कि हमें स्कूपस इंडेक्स या वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल में पब्लिश करना है, तो ये एक उनकी रेप्यूट बनी हुई है कि जो है वो हम ऐसे जर्नल को चूज कर रहे हैं जिनकी इंडेक्सिंग अच्छी है।
फैसिलिटेट करता है डिस्कवरी में और एक्सेस में। इंडेक्सिंग क्योंकि हमारा डाटा काफी जगह पे क्रॉल हो रहा होता है और डिफरेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल होता है, तो उससे जो है ना वो हमारी डाटा की और जो हमारा कंटेंट पब्लिश हो रहा है उसकी एक्सेस ज्यादा होती है, और जब एक्सेस ज्यादा होती है तो हमारी साइटेशंस जो है वो इंक्रीज होती हैं और उससे इम्पैक्ट जनरेट होता है। तो जब इम्पैक्ट जनरेट होता है तो अगेन हम हाई लेवल ऑफ इंडेक्सेशन पे मूव कर रहे होते हैं। अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन टू स्टार्ट द इंडेक्सिंग प्रोसेस। बहुत सारे जर्नल लॉन्च करते हैं, एडिटर्स जर्नल लॉन्च करते हैं और उसके बाद वो इंडेक्सिंग प्रोसेस तक आने में बहुत टाइम लगा देते हैं। तो इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली मेरा जो ख्याल है वो ये है कि जैसे ही हम जर्नल का फर्स्ट इशू पब्लिश करें तो उसके साथ ही हमें जो है वो इंडेक्सिंग का प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इंडेक्सिंग इज अ प्रोसेस और इट टेक्स टाइम टू इंडेक्स अ जर्नल। और अच्छे डेटाबेसेस में इंडेक्स करने के लिए हमें डे वन से एफर्ट करनी होती है और उनकी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है ताकि हम जो है वो अच्छे डेटाबेसेस को टारगेट कर सकें। यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज मेंशन की हैं, जस्ट एक इमेज क्रिएट करने के लिए कि कौन कौन से डेटाबेसेस होते हैं, उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। इनिशियली तो पहले मैंने इसको दो में डिवाइड किया, एक तो जनरल होती है और एक डिसिप्लिन वाइज होती है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होती हैं जो इंडेक्सेशन। जनरल वो होती हैं जैसे गूगल स्कॉलर हो गया, जैसे ड्रॉज हो गया, इस तरह की जो इंडेक्सेशन होती है वो जनरल होती हैं। लेकिन कुछ जैसे साइक इन्फो होती है वो साइकोलॉजी और इन फील्ड्स के लिए होती है। पबमेड होती है जो पबमेड जो है मेडिकल फील्ड के लिए होती है। तो ये डिसिप्लिन स्पेशलाइज्ड इंडेक्सेशन होती है। इसी तरह एक और तरह से हमने इनको जो डिवाइड किया है, डिफरेंट कैटेगरीज है, इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग होती है एक कैटेगरी, फिर जर्नल रैंकिंग होती है, फिर जर्नल डायरेक्टरीज होती हैं, फिर जो है वो रिपोजिटरीज होती हैं, डिजिटल प्रिजर्वेशन होते हैं और फिर कंटेंट एग्रीगेटर्स होते हैं। तो ये मैंने कुछ इस स्लाइड के अंदर मेंशन किया है कि कौन से इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग के अंदर काउंट होती हैं चीजें, कौन सी जो है वो रिपोजिटरीज में हो रही है, कौन से वाले एग्रीगेटर्स हैं और कौन सी जो है वो डायरेक्टरीज हैं, रैंकिंग्स हैं और प्रिजर्वेशन। तो जब हम इंडेक्सिंग कर रहे होते हैं तो हमें इस हर सेक्शन में से टारगेट करना होता है कि हर सेक्शन को हम कवर कर रहे हो, ताकि हमारी जो है वो इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग में भी हमारा जर्नल जा रहा हो, हमारी डायरेक्टरी में भी जा रहा हो, हमारे एग्रीगेटर्स में भी जा रहा हो और डिजिटल प्रिजर्वेशन में भी जा रहा हो और रिपोजिटरी में भी जा रहा हो। तो ये जस्ट एक मैंने स्लाइड इसलिए क्रिएट की थी ताकि ये एक आइडिया हो जाए कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी इसकी कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो है वो प्री रिक्विजिट्स ऑफ इंडेक्सिंग क्या है। ये बिल्कुल बेसिक प्री रिक्विजिट्स है। स्पेसिफिक प्री रिक्विजिट जो होते हैं वो हर इंडेक्सिंग की वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं और वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अवेलेबल होता है, तो हमने उसको स्पेसिफिकली फॉलो करना होता है। लेकिन जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं वो ये है कि एक जर्नल की एस्टैब्लिश्ड पब्लिकेशन हिस्ट्री होनी चाहिए, लाइक एक से ज्यादा इशू पब्लिश होने चाहिए। देन उसका कोई क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस होना चाहिए, जैसे हम डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं या ट्रिपल ब्लाइंड पीयर रिव्यू प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं, या हम ओपन जर्नल सिस्टम यूज कर रहे हैं ताकि जो है वो इंटेग्रिटी और प्रोसेस जो है ना वो हमारा क्लियर रहे और हमें उसमें ड्यूल प्रैक्टिसेस के कोई चांसेस ना आ रहे हो। कंटेंट जो पब्लिश हो रहा है वो रेलिवेंट होना चाहिए और विद इन द स्कोप ऑफ जर्नल होना चाहिए। एडिटोरियल पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारे जर्नल इंडेक्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं लेकिन जो रिक्वायर्ड पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस होती हैं वो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं होती। तो जितनी भी बेसिक एडिटोरियल पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस हैं वो जर्नल की वेबसाइट पे अवेलेबल होनी चाहिए। वेबसाइट जर्नल की होनी चाहिए, उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए। अगेन नेक्स्ट जो है वो ओपन एक्सेस ऑप्शंस। जब एक जर्नल ओपन एक्सेस होता है तो उसकी इंडेक्सेशन उतनी ही आसान
होती है और वो उतना ही ज्यादा अवेलेबल होता है ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, और जब वो ज्यादा अवेलेबल होता है तो उसकी साइटेशन के और विजिबिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वहां पे इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा जनरेट होता है। इंडेक्स नेक्स्ट फिर आ जाता है कि इंडेक्सिंग एप्लीकेशन प्रोसेस हमने फॉलो करना होता है। जो भी उसका प्रोसेस है हर इंडेक्सिंग की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, और कंटिन्यूसली हमें अपना कंटेंट इम्प्रूव करना होता है, अपनी वेबसाइट इम्प्रूव करनी होती है, जो हम कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं वो भी इम्प्रूव करना होता है। जब हम एक नया जर्नल लॉन्च करते हैं तो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हम कौन से ऐसे डेटाबेसेस हैं जिनके साथ अपना जर्नल इंटीग्रेट कर सकते हैं, या जो हम इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आईएसएसएन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आईएसएसएन हमारे पास होगा तो हम बाकी चीजें इजीली प्रोसीड कर रहे होते हैं, और आईएसएसएन हर जर्नल की बेसिक रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है ओपन जर्नल सिस्टम, ओजेएस। ओजेएस में ये ओजेएस इंडेक्सिंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट कर रहा होता है, क्योंकि ओजेएस में हर वो वर्जन मेटाडाटा के जनरेट हो रहे होते हैं जो कि इंडेक्सिंग एजेंसीज की रिक्वायरमेंट होती है, और हमें खुद से जनरेट नहीं करने पड़ रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाते हैं। देन फिर क्रॉस रेफ मेंबरशिप, अगर हमारे पास आईएसएसएन है तो हम एक इशू पब्लिश होने के बाद इजीली अपने डीओआईस लगा सकते हैं। लॉग्स, अगर हमारे पास ओजेएस है तो लॉग्स को हम इजीली इंटीग्रेट कर लेते हैं, गूगल स्कॉलर को भी हम इजीली इंटीग्रेट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो थ्री है इंटरनेट आर्काइव, स्क्राइब एंड एकेडेमिया, ये रिपोजिटरीज है बेसिकली, या सर्च इंजन जिनको हम कहते हैं। इन पे हम डाटा आईएसएसएन के बगैर भी अपडेट कर सकते हैं, ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे रिकमेंडेड है कि हम इनको फॉलो कर लें। एंड देन हम मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस कौन सा हमने चूज करना है, वो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली उसको चूज कर लेते हैं, और ये भी हम बिल्कुल इनिशियल लेवल पे कर लेते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसके लिए हमें कोई बहुत ज्यादा स्ट्रगल की जरूरत नहीं पड़ती, और हम इन चीजों को इमीडिएटली जर्नल लॉन्च करने के एक इशू के बाद अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई फॉर इंडेक्सेशन। पहला स्टेप उसका क्या होता है, एप्लीकेशन थ्रू वेब फॉर्म और ईमेल। दो ही प्रोसेस होते हैं इंडेक्सेशन के लिए अप्लाई करने के लिए, या तो उनकी वेबसाइट पे वेब फॉर्म अवेलेबल होता है और हमने उसको फिल आउट करना होता है, बट मेक श्योर कि जो भी हमने उनका फॉर्म फिल करना है उससे पहले हम उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केयरफुली रीड करें और उनको उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करें, एंड देन फिर हम इंडेक्सिंग के लिए अप्लाई करें, आइदर वाया वेब फॉर्म और ईमेल, जो भी उनका प्रोसेस होगा। नेक्स्ट स्टेप जो है, जब एक इंडेक्सेशन हो जाती है तो उसके बाद सेकंड स्टेप होता है मेटाडाटा सबमिशन का। तो उसमें भी दो मेथड है। फर्स्ट मेथड मैनुअल सबमिशन होती है मेटाडाटा की, जो जर्नल्स ओजेस नहीं यूज कर रहे हैं वहां पे मोस्टली मेटाडाटा जो है वो मैनुअली सबमिट होता है, हमें हर आर्टिकल की डिटेल वहां पे सबमिट करनी होती है। और सेकंड जो मेटाडाटा सबमिशन है वो होती है थ्रू ओजेस प्लगइन। तो बहुत सारे डेटाबेसेस के जो अच्छे डेटाबेसेस हैं सच एज डॉस, रिवर्स क्रेडिट है, और डिफरेंट और भी जो है वो तहकीकात है, ये सारे के सारे जो है ना वो ओजेस के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं, और हम को जो है वो इजीली वहां से अपनी वेबसाइट से लिंक कर देते हैं और वो डाटा पिक करते रहते हैं। तो ये दो मेथड थे जिसके लिए। नेक्स्ट, हमारी स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या होनी चाहिए इंडेक्सेशन के लिए। फर्स्ट, हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि इंडेक्सिंग की रिक्वायरमेंट है क्या। सेकेंड स्टेप क्या होगा, हमें एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना होगा, हाई एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स, हमें अपनी पॉलिसीज गाइडलाइन से स्टिक होना पड़ेगा और हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। थर्ड, एस्टैब्लिश अ क्लियर स्कोप एंड फोकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंडेक्सेशन में बहुत सारे जर्नल रिजेक्ट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ स्कोप पेपर्स पब्लिश कर रहे होते हैं। तो हमें जो स्कोप हमने डिफाइन किया है हमें विद इन द स्कोप रहना होता है, और विद इन द स्कोप जो है वो आर्टिकल्स पब्लिश करने होते हैं। देन एक और इम्पोर्टेंट चीज, रेगुलर पब्लिकेशन प्रोसेस। रेगुलर जो भी हम इश्यूज पब्लिश कर रहे होते हैं
वो टाइमली मैनर में पब्लिश होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम एक इशू को टाइमली पब्लिश करेंगे तो उसकी विजिबिलिटी टाइमली वो साइट होना शुरू हो जाएगा, और उसका इम्पैक्ट जनरेट होना शुरू हो जाता है। और बहुत सारी इंडेक्सेशन जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहां पे क्वेश्चन आ रहा होता है कि रेगुलर पब्लिकेशन स्केड्यूल है या नहीं है, और बहुत सारी अच्छे डेटाबेसेस सच एज स्कूपस वो मॉनिटर कर रहे होते हैं जब हम एक एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं कि ये जो है वो जर्नल टाइमली अपने इश्यूज पब्लिश कर रहा है या नहीं, टाइमलीनेस को फॉलो कर रहा है या नहीं। Next, international diversity. International diversity in terms of authors and in terms of reviewers and in terms of advisory board. ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरनेशनल डाइवर्सिटी में हमें डिफरेंट ऑथरशिप, डिफरेंट कंट्रीज से ऑथरशिप लेनी होनी चाहिए एज पर स्कोपस, और डिफरेंट कंट्रीज से हमारा जो है वो एडिटोरियल और एडवाइजरी बोर्ड होना चाहिए। देन ओपन एक्सेस, अगेन हमें अपने जर्नल को ओपन एक्सेस की तरफ अगर हम रखते हैं तो उससे विजिबिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी होती हैं, और हमें इनहेंस ऑनलाइन प्रेजेंस, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम अपने एक इशू पब्लिश होता है और हम अपना कंटेंट सोशल मीडिया पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे सच एज रिसर्च गेट और सिट और इन सारी जगहों पे शेयर कर रहे होते हैं, तो हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो इनहेंस हो रही होती है। और जब हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस इनहेंस हो रही होती है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो जर्नल है वो साइट हो रहा होता है, और उसकी साइटेशन इंक्रीज हो रही होती है और इम्पैक्ट जनरेट हो रहा होता है। देन हमें मॉनिटर करना होता है और इम्प्रूव करना होता है अपने मैट्रिसेस को, सच एज हमें हमारी स्कूपस इंडेक्स जर्नल्स में कितनी साइटेशंस जा रही है, हमारा एच इंडेक्स कितना है, और उस पे हमें वर्किंग करने की जरूरत होती है। और लास्ट वन इज सीक फीडबैक एंड कोलैबोरेशन। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अपने पीयर्स से, हम अपने कॉलीग से, हम अपने ऑथर से, हम अपने एडवाइजरी बोर्ड से, इन सब से एक फीडबैक ले रहे होते हैं अबाउट द जर्नल, जो कंटेंट पब्लिश हो रहा है उसके बारे में, जो हमारी वेबसाइट है उसके बारे में, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट, कुछ मैंने इसके अंदर डेटाबेसेस इंक्लूड की हैं। जब ये प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर होगी तो यहाँ पे आप इजीली ये जो मोस्ट कॉमन हमारे डेटाबेसेस हैं, जो इंडेक्सेशन हैं, उनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया और सबमिशन फॉर्म अवेलेबल है। हम इस पे क्लिक करेंगे और डायरेक्टली हम इनका सबमिशन क्राइटेरिया जो है वो रीड आउट करेंगे, देन हम उसको फुलफिल करेंगे और फिर हम उसके लिए नेक्स्ट स्टेप में सबमिशन फॉर्म पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने डॉट्स आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, वेब ऑफ साइंस है, स्कूपस है, केबल्स है, ऑस्टा है, कोप है, कुछ मेंबरशिप्स हैं, कुछ इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग है, तो यहाँ पे ये मैंने मेंशन की है। नेक्स्ट, अगेन हमने एक लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि प्रीडेटरी जर्नल्स कौन से होते हैं और उनकी क्या प्रैक्टिसेस होती हैं। आज यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि प्रीडेटरी या मिसलीडिंग मैट्रिसेस कौन से होते हैं। और मिसलीडिंग मैट्रिसेस जो है वो हम बील्स लिस्ट ऑफ प्रीडेटरी मैट्रिसेस से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे जर्नल जो क्लेम कर रहे होते हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर जनरेट कर रहे हैं, वो मोस्टली फेक होते हैं। अगर आप बील्स लिस्ट ऑफ प्रीडेटरी जर्नल्स को एक दफा विजिट करें तो आपको आइडिया होगा कि ग्लोबल इम्पैक्ट फैक्टर, इंटरनेशनल इम्पैक्ट फैक्टर, इस तरह के जितने भी वहां पे क्लेम कर रहे होंगे वो फेक होते हैं। एनीथिंग दैट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्सिंग एजेंसी वेब ऑफ साइंस के अलावा क्लेम करी होती है कि वो इम्पैक्ट फैक्टर जनरेट कर रहे हैं, वो फेक है। वहां से सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि हमें वेबसाइट से आइडिया हो जाता है कि वेबसाइट पे जो है वो उसकी लोकेशन, एड्रेस, मैनेजमेंट, उसकी फेक इंफॉर्मेशन होती है या वेग इंफॉर्मेशन होती है, ट्रांसपेरेंट चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं। नेक्स्ट जो है वो कंपनी जो है वो चार्ज कर रही होती है जर्नल्स को, जैसे कि यूरोपब है, एक इंडेक्सेशन है। इसके अलावा जो है वो गूगल स्कॉलर और जो ये डिफरेंट डेटाबेसेस में क्लेम करते हैं कि हमारे वहां पे हैं, और वो गूगल स्कॉलर के मैट्रिसेस को क्लेम कर रही होती है, तो गूगल स्कॉलर का जो डेटाबेस है वो क्वालिटी के लिए यूज नहीं होता, वो जस्ट हमें एक साइटेशन काउंट दे रहा होता है। तो इसी तरह और भी डिफरेंट जो है वो चीजें
हम उनकी वेबसाइट पे जाके बेस्ड लिस्ट ऑफ प्रीडेटरी मैट्रिसेस, वहाँ पे उनका पूरा क्राइटेरिया अवेलेबल है। वहाँ पे प्रीडेटरी पब्लिशर्स भी हैं, प्रीडेटरी जर्नल्स भी हैं, और इसके अलावा केबल ब्लैकलिस्ट है, वहां से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब भी हमने एक आर्टिकल सबमिट करना होता है तो हम एज एन ऑथर, तो हम कैसे ये चेक करेंगे कि ये जर्नल ऑथेंटिक है या नहीं, तो हम उसकी इंडेक्सिंग पे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जर्नल जो कि फेक होते हैं, उनकी उनकी वेबसाइट पे जो इंडेक्सिंग के ग्लोबल पेस्ट होते हैं वो भी फेक होते हैं। इसीलिए हमें जब वेरीफाई करना होता है तो हम SGR लिस्ट पे जाते हैं, या फिर जो है ना वो हम इम्पैक्ट फैक्टर की जो भी लिस्ट होती है वहां पे जाते हैं, वहां से करते हैं। इसके अलावा एक थिंग चेक सबमिट के नाम से प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाके हम कर रहे होते हैं, स्कूपस डेटाबेस में चेक करते हैं, या हम डॉज में चेक कर रहे होते हैं। तो ये ऑथेंटिक डेटाबेसेस है, ताकि हम प्रीडेटरी जर्नल्स या प्रीडेटरी जो है वो इंडेक्सेस से बच सकें। थैंक यू सर। ये एक बेसिक जो है वो एक प्रेजेंटेशन थी। अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशंस कर लेते हैं। जी अभी मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही। जी रुमेला, होस्ट आप थी तो मेरी आवाज़ म्यूट हो गई और मैं उसको अनम्यूट नहीं कर पा रहा था। आई एम सॉरी। जी इसलिए वो नहीं हो रही। काफ़ी चीज़ें आपने एक्सप्लेन की हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो आपने एक नुक्ता उठाया है वो ये उठाया कि बहुत सारे जर्नल जो हैं वो क्लेम करते हैं कि उनके पास इंडेक्सिंग है, लेकिन वो इंडेक्सिंग होती नहीं उनके पास। तो प्रीडेटरी जर्नल्स, तो एक तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा उसके बारे में मजीद बात करें। दूसरा ये कि डॉक्टर साजिद को आपने थोड़ा सा टाइम देना है, उन्होंने मेरा ख्याल अर्ली निकलना है। तो आप अगर डॉक्टर साजिद को हम कहें कि वो थोड़ी सी बात कर लें, क्या ये पॉसिबल होगा? जी जी जी, डॉक्टर साजिद इज अवेलेबल, ऑनलाइन है वो। जी। डॉक्टर साहब प्लीज जी डॉक्टर साहब, आप उनको। मुझे आवाज़ आ रही है अगर, तो प्लीज़ आ जाएं। और रुमेला, आप मुझे अगर होस्ट बना दें तो वो मेरा ख्याल है मैं उनको आ, उनको अनम्यूट करना पड़ेगा डॉक्टर जी साहब। जी, मैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ आ रही है। मुझे रुमेला जी, बता बस रही थी कि रुमीला आपने ने थोड़ा बहुत सा। कम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन कर दिया, और यही चीज़ें बस बतानी थी। एक तो अगर पार्टिसिपेंट जर्नल के एडिटर्स हैं तो इंडेक्सिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो ऑथर हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जर्नल की इंडेक्सिंग को चेक करें, क्या है वो जर्नल इंडेक्स्ड है या नहीं है, क्योंकि इंडेक्सिंग से मुराद विजिबिलिटी है। जी जी। तो अगर, और दूसरी बात, अहम ये बात ये भी है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई जर्नल है HSC में अप्लाई करना चाहता है एक्रेडिटेशन के लिए, तो एक पूरा क्राइटेरिया, एक स्टेप्स है कि ये पूरे क्राइटेरिया, ये चीजें मीट करेंगे तो एप्लीकेशन के काबिल होंगे। तो एप्लीकेशन को फाइल करना ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये 1 घंटे का काम है, 2 घंटे का काम है। लेकिन उस 1 घंटे के काम के लिए तैयारी पकड़ने के लिए आपको 1 साल 6 महीने एफर्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे तो ही। रोमेला ने एक पॉइंट बताया है, वो जस्ट मैं उसको रीअसर्टेड कर दूं। अगर कोई भी जर्नल स्कूपस में या वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स होना चाहता है, अगर वो 2025 में इंडेक्स होना चाहेगा तो उसको आज तैयारी करनी पड़ेगी। तो अगर आज इंडेक्स होना चाहता है तो उसको वो तमाम लवाजमात, इंग्रेडिएंट्स, बेसिक कंपोनेंट पूरे करने, जिसमें डाइवर्सिटी ऑफ ऑथर, डाइवर्सिटी ऑफ एडिटोरियल बोर्ड। तो ये मैं जो भी जर्नल्स के एडिटर हैं, एडिटोरियल स्टाफ है, उनसे, उनको सजेशन है, रिक्वेस्ट है कि अगर वो चाहते हैं कि उनके जर्नल स्कूपस में, वेबसाइट में, जो कि ये वेल रिपोर्टेड इंडेक्सिंग एजेंसी इसमें इंडेक्स्ड हो, तो आज से ही अपनी जर्नल की ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी करें। लिंक्डइन पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, डिफरेंट नेटवर्क पे शेयर करें, ताकि डाइवर्स ऑथर्स पेपर भेजें। पेपर्स की ऑथर्स की डाइवर्सिटी हो, एडिटोरियल बोर्ड की डाइवर्सिटी हो, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है स्कूपर्स की। जी तो जी। दैट आई जस्ट वांट टू रीअसर्ट इट कि अगर इस सेशन के बाद से ये काम करना शुरू कर दें जर्नल के एडिटर, और काम करने का पहला लायमल ये कि अपने जर्नल्स के जो लिंक्स हैं और इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा से ज्यादा मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस पे शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले। और आपके टारगेट आती है, अगर आप पाकिस्तानी जर्नल भी चला रहे हैं तो आपका टारगेट आथर सिर्फ पाकिस्तानी ना हो, अमेरिका UK का भी हो, तो उसकी, उससे आपके स्कूपस में इंडेक्सिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल।
जो सोशल मीडिया की डॉक्टर साहब आपने बात की वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। मेरा मशवरा ये भी है इससे थोड़ा सा ऊपर के हर जर्नल को अपना एक सोशल मीडिया पेज लाजमी बनाना चाहिए, स्पेशली फेसबुक और यूट्यूब, इन दो चीज़ों पे, और लिंक्डइन पे तीसरी चीज़ आएगी। ये आपकी विजिबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ना सिर्फ बढ़ाते हैं बल्कि क्रेडिबिलिटी भी आती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके जर्नल को सर्च करता है तो वो उसके खाली सर्चिंग से जो आपका ओजेएस है, ओजेएस सर्च इंजन इतना फ्रेंडली नहीं है, उसको मार्केट करना पड़ता है। तो अगर आप उसके साथ सोशल मीडिया डाल दें, आप यूट्यूब से भी आपकी ट्रैफिक आ रही होती है, आपको फेसबुक से भी आ रहा होता है और आपको लिंक्डइन से भी आ रहा होता है। तो जितने मल्टीपल सोर्सेज आप उसके साथ ऐड करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। जी डॉक्टर साहब, आपने कोई और पॉइंट अगर इसमें कोई डालना है तो प्लीज। सर, डॉक्टर साहब से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी फॉर द ऑडियंस कि जी एडिटोरियल प्रोसेस की क्वालिटी को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। और क्योंकि बाकी तो जब हम एक इंडेक्सिंग फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो वहां पे यस और नो, या फिर वहां पे लिंक आपने जो है वो प्लेस करना होता है, या उनका कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जो कि एक कंटेंट क्वालिटी, और सेकेंडली जो है वो उसकी जो है वो कंटेंट क्वालिटी को हमने कैसे मेजर करना है, और एडिटोरियल प्रोसेस की जो क्रेडिबिलिटी है उसको कैसे देखना है। तो डॉक्टर साजिद से मेरा ये क्वेश्चन होगा। जी डॉक्टर साहब, आपको जी मेरा ख्याल है। जी वो डॉक्टर असल में साहब। आपने वो जी जी रिस्ट्रिक्शन प्लीज। लगा दी थी तो अनम्यूट था, वो म्यूट था। जी जी हाँ, प्लीज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और अगर बाकी जर्नल्स के एडिटर्स को याद हो तो पिछले साल एचएससी ने पूरे पाकिस्तान में ट्रेनिंग कराई थी इसी एडिटोरियल प्रोसेस पे। और एचएससी की जो एक्रेडिटेशन होती है, रिव्यू कमेटी होती है, उसको भी जो मेन कंसर्न है, वो मेन कंसर्न रिव्यू प्रोसेस से, एडिटोरियल रिव्यू प्रोसेस से, कि वो पाकिस्तान में रिगोरियस नहीं होता। तो जी जी। उसका एक तो क्वेश्चनियर बनाए, एवेल्यूशन फॉर्म। अब यूजुअली क्या होता है, हम जब पेपर भेजते हैं रिव्यू के लिए, तो वो रिव्यूअर कमेंट्स देते हैं एक्सेप्ट, रिजेक्ट, या जस्ट वन सेंटेंस और टू सेंटेंस। एचएससी रिक्वायर्ड करती है, और बाकी भी कि आपका जो रिव्यू प्रोसेस है वो एक्सटेंसिव होना चाहिए। उसमें इंट्रोडक्शन के बारे में कमेंट्स, उसकी मार्किंग, तो दोनों इंडिकेटर्स हो, क्वालिटेटिव भी जिसमें अपने ओपिनियन दे रिव्यूअर, और क्वांटिटेटिव भी, रेटिंग स्केल भी। और ये नहीं कि ओवरऑल पेपर कैसा था, एक पैराग्राफ काफी हम्म। नहीं, बल्कि ओवरऑल पेपर में इंट्रोडक्शन कैसा था, एब्स्ट्रैक्ट कैसा था, लैंग्वेज कैसी थी, स्ट्रक्चर कैसे थे। सो दैट अगर आपने पेपर रिजेक्ट भी करना है तो ऑथर के पास कोई टेक अवे हो, इंफॉर्मेशन हो, अपने पेपर को अपडेट कर सके और उसको पता चल सके कि मेरा मेथोडोलॉजी स्ट्रॉन्ग था, बस एनालिसिस में कमजोरी थी, या एनालिसिस स्ट्रॉन्ग था, लिटरेचर कमजोर था। तो ये हमें एज जर्नल के जो भी एडिटर है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके दो बड़े फायदे हैं। एक तो फायदा ये कि आथर आपके जर्नल पे अट्रैक्ट होता है और मुख्तलिफ आथर्स आते हैं। और दूसरा, अगर आप किसी विद सम रीजन आप रिजेक्ट भी करते हैं तो डिसहार्ट नहीं होता, रेपुटेशन बरकरार रहती है। और दूसरा अहम वजह ये कि एचएससी में एक्रेडिटेशन का प्रोसेस जो है वो आपके लिए बड़ा स्मूथली हो जाता है। कि आपने एक पूरा रिव्यू प्रोसेस किया, तो रिव्यू प्रोसेस में आपको एवेल्यूएशन फॉर्म में लिकर्ट स्केल और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एस्पेक्ट दोनों रखें, और हर इंडिकेटर बनाए के अंडरस्टैंड, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, लिटरेचर रिव्यू, ओरल स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। लास्टली, एक और पॉइंट मेरे अभी जहन में आया कि कल ही मैंने एक रिसर्च की है, वो किसी ने डेटा कलेक्ट किया है और हम दोनों कंबाइंड रिसर्च करें कि डाइवर्सिटी जो होती है बोर्ड में और जो जर्नल की रैंकिंग, हमने पूरे दुनिया की जो है ना जो टॉप के जर्नल्स हैं, तो 3,000 जर्नल सेलेक्ट किए, और 3,000 जर्नल में एडिटोरियल बोर्ड की डाइवर्सिटी चेक की और उनकी रैंकिंग चेक की और एनालिसिस किया। जब एनालिसिस किया तो ये पता चला कि वो जर्नल जो टॉप रैंक जर्नल्स हैं, उनके एडिटोरियल बोर्ड में डाइवर्सिटी है। और वो जर्नल जिसमें डाइवर्सिटी नहीं है, पर्टिकुलर पाकिस्तान, इंडिया, या इवन अमेरिका की सिर्फ एडिटोरियल बोर्ड है, उनकी रैंकिंग कम है। तो अगर हम पाकिस्तानी जर्नल या कोई भी जर्नल
चाहते हैं कि उनकी रैंकिंग अच्छी हो इंटरनेशनल उस पर, तो डाइवर्सिटी लेकर आए, क्योंकि रिसर्च इंडिकेट करती है कि जितनी डाइवर्सिटी होगी ऑथर में, एडिटोरियल बोर्ड में, उतनी जर्नल की रैंकिंग बेहतर होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने सही की है। जो आपने पहले इससे एक पॉइंट रेज किया ना, जो हम फीडबैक देते हैं, फीडबैक बहुत स्मार्ट सा, बहुत छोटा सा हम देते हैं। अक्सर आप देखें कि जो इंटरनेशनल जर्नल्स में हमको पेपर सबमिट कराते हैं, तो मैंने एक पेपर सबमिट कराया, तो उस पर जो फीडबैक आया था वो मेरे तकरीबन पेपर जितना ही फीडबैक था, यानी को इतना ज़्यादा उसने फीडबैक दिया। तो बड़ा अच्छा फील होता है। अगर वो रिजेक्ट भी करते हैं तो बंदे को उसकी खूबियों खामियों का पता चलता है। और ये एचईसी की बड़ी अच्छी आपने मिसाल दी कि वो कहते हैं, वो उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप थोड़ा सा बेहतर करें। ये नहीं कि सिर्फ रिजेक्टेड लिख जाए या एक्सेप्टेड लिख दिया जाए तो दैट्स इनफ। ये नहीं होना चाहिए। आप उसके क्वालिटेटिव चीज़ों को देखें, क्वांटिटेटिव देखें, मेथोडोलॉजी पे क्रिटिक आप करें, उसको क्रिटिकल एनालाइज करें क्रिटिकली, और फिर उसको फीडबैक दें तो बात बनती भी है। अच्छा, इसमें रुमेला, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। सर, आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट, जो कि हमारा इनिशियल स्क्रीनिंग का या डेस्क रिव्यू प्रोसेस है। जी हमें जी। उसको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले इनिशियल लेवल पे जब आर्टिकल आता है तो सबसे पहले वो डेस्क रिव्यू में जा रहा होता है। तो हम्म। जब डेस्क रिव्यू में हमारा स्ट्रांग नहीं होगा, वहां से हमारा जो आर्टिकल नेक्स्ट लेवल पे जा रहा होता है, वो वहां से उसकी स्क्रूटनी जो है ना स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, और उसका जो है वो इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा जनरेट होगा मेरे ख्याल से। और यहाँ पे मुझे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एडिटर्स के लिए हमें एक डेस्क इवैल्यूएशन प्रोसेस से रेलिवेंट किस तरह से हमें करना चाहिए, ताकि हम हर एस्पेक्ट को, जैसे कि डॉक्टर साजिद ने डिस्कस किया, कि हमें मेथोडोलॉजी पे भी कमेंट करना है, हमें इंट्रोडक्शन पे भी करना है, हमें रेफरेंसेस पे भी करना है। मेरे पास बहुत सारे आर्टिकल ऐसे आ रहे होते हैं जिनकी रेफरेंस लिस्ट आउटडेटेड होती है। हम्म। तो ऐसी रिसर्च को हम कैसे पब्लिश करें? तो इस तरह की चीजें जो है ना वो हमें टैकल करने की जरूरत है। ये वाकई बहुत बड़ा आ, इशू है, जो आपने अभी बात की ना कि आउटडेटेड उसमें रेफरेंसेस होते हैं। होता ही है कि बहुत सारे हमारे साहिबान जो हैं वो थीसिस करते हैं पीएचडी का, और उन्हें 5 साल बाद ख्याल आता है कि उनका जो थीसिस है उसको पब्लिश भी होना चाहिए। तो उस वक्त तक वो काफ़ी चीज़ें जो है पुरानी हो चुकी होती हैं। तो मेरा मशवरा ये होता है उनके लिए कि आप जो है वो थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू थोड़ा सा और कर लें। जो अपडेटेड पिछले 5 साल जो आपने गैप दिए उसके दौरान बहुत पब्लिकेशंस हो चुके हैं, तो आप उनको भी ऐड करें और उनको अपनी डिस्कशन में लेके आएं। तो एक क्वेश्चन प्रोफेसर अदीला शायद कुछ करना चाह रही हैं, उनको मैं अनम्यूट करता हूँ। जी प्लीज़। जी प्रोफेसर अदीला, आप कुछ बात करना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आई हैव ए क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने अगर जाना है ये स्कूपर्स वेब ऑफ साइंस की तरफ, तो डाइवर्सिटी होनी चाहिए इन ऑथर्स एंड इन एडिटर्स। एडिटर्स को तो चले हम ले लेते हैं इंटरनेशनली। जी जी। To get the papers from international authors is a very, very difficult job, हम्म। because obviously why they will submit in our journal when there are already good journals available in their own country. तो ये सबसे बड़ा इशू है। आई डोंट नो हाउ टू कोप दिस इशू, क्योंकि जब भी कभी हम कहते हैं किसी को, तो वो दे आर बिट अफ्रेड कि हम एक न्यू जर्नल में, इमर्जिंग जर्नल, उसमें क्यों हम पब्लिश करें जबकि हमारे लिए बेहतर ऑप्शंस हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा गाइड करें कि हम किस तरह इस प्रॉब्लम को डील करें। जी मैं रुमेला और डॉक्टर साजिद दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो भी इसका आंसर करना चाहे वो आंसर कर लें। मैं जस्ट एक टिप दे देता हूँ, और ये टिप बड़ी आजमूदा होती है कि आप कोई भी दो तीन स्टूडेंट रख लें, इंटर्नी रख लें अपने एमफिल ग्रेजुएट, और उनकी ड्यूटी ये लगा दें कि जो भी आपकी जर्नल की फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं या जो ऑथर्स हैं, मतलब आप सर्च करते हैं ना 2023 के पेपर, 2024 लिटरेचर, उस ऑथर का जी। प्रोफाइल चेक करें और उनको हम्म। कम्युनिकेट करें कि जी आपका आर्टिकल बला बला टाइटल वाला हमने पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा, और दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन दैट यू पब्लिश अवर, एंड वी आल्सो हैव अ जर्नल, और इस जर्नल में हम पेपर सिमिलर नेचर के पब्लिश करते हैं, सो वी वुड लाइक यू हैव टू पेपर इन आवर जर्नल। तो एक जबरदस्त। उसको एप्रिसिएशन भी मिल जाएगी,
या खुशी भी फील होगी। और एक ह्यूमन नेचर है ये, किसी भी एक ईमेल आती है और इस ईमेल के अंदर सिर्फ एक तो होती है स्कैम ईमेल जिसमें कॉल फॉर पेपर ये वो पैसे, एक आप बाकायदा नाम लेके डॉक्टर असद साहब आपका पेपर जो फला फला टाइटल के साथ फला जर्नल पब्लिश हुआ है, मैंने पढ़ा है और बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है, और वी वुड लाइक यू टू हैव पेपर राइट इन, तो वो एटलीस्ट इनकरेज होगा कि वो पेपर आपके पास भेजे। एटलीस्ट उसके पास कोई पेपर नहीं हुआ, वो अपने कुलीग्स को या दूसरे एक्सपर्ट्स को ये सजेस्ट करेगा यार इस जर्नल में भेज दो। तो बिल्कुल। ये एक दो स्टूडेंट की ड्यूटी लगा दें कि वो दो तीन मतलब जो भी थे ना एक्सपर्ट या फिर आथर जो बहुत रिसर्च पे काम करते हैं, क्वालिटी पेपर लिखते हैं, उनके प्रोफाइल पे जाएं, उनको ईमेल करें, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करें रिसेंट पब्लिकेशन पे, उनको इनवाइट करें कि आपके जर्नल पेपर लिखें। जी बिल्कुल। और इसमें एक और जो मैंने चीज़ देखी है हमारे पाकिस्तानी जर्नल्स में, वो थोड़ी सी वीकनेस है कि वो कोलैबोरेशंस पे नहीं जाते, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस पे। देखें, आप अगर किसी को मेल करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर को, हम सबको पता है कि हमारे मिलती जुलती रिसर्चेज कहाँ कहाँ पे हो रही हैं। अगर आप उन डिपार्टमेंट्स के हेड्स को और उनके प्रोफेसर्स को आप सिर्फ ईमेल ही कर दें कि जी हम ये काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स अगर पब्लिश करना चाहें तो हमारा जर्नल भी हाजिर है, तो ये जो कोलैबोरेशंस होती हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट। और जिस तरह ये सेमिनार हम आज कर रहे हैं, इस तरह के सेमिनार ज़्यादा होने चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी के लेवल पे होने चाहिए। हम तो ओवरऑल कर रहे हैं, लेकिन हर यूनिवर्सिटी के लेवल पे होने चाहिए। क्योंकि देखें, जो जो मेरा ताल्लुक है, मेरा एकेडेमिया और इंडस्ट्री दोनों से है कि मैं एक कंपनी चला रहा हूँ जिसमें हम ये सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, लेकिन मैं एट द सेम टाइम मैं एकेडेमिया में भी हूँ। तो मेरा मेरा ख्याल है, पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो एकेडेमिया है उसका पलड़ा बहुत भारी है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसमें ज़्यादा पावर है, लेकिन हम उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे अभी तक, हम उसको यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहे। तो हम इंडस्ट्री ड्रिवन रिसर्चेज भी करें, हम उनको इनवाइट करें कि वो पब्लिकेशंस करें, हमारे साथ कोलैबोरेशंस करें, डिफरेंट रिसर्चेज करें और सेमिनार्स कराएं, पीरियोडिकली सेमिनार्स कराएं, एक्टिवली कराएं। और ये हमारे लिए पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है कि एक प्रोफेसर के लिए भी बड़ा अच्छा होता है कि वो अपनी फील्ड में वो सेमिनार कराए, डिफरेंट वो लोगों को इकट्ठा करके उसमें जो बॉडी ऑफ नॉलेज है उसमें थोड़ा सा इजाफा करे, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे। मैं एक अभी कमेंट जो है वो उसको पढ़ना चाह रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब्दुल जब्बार साहब ने लिखा है, इन्होंने लिखा है जी कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली पीपल आर अनअवेयर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ रेलिवेंट रिसोर्सेज। HEC data were reported underused by the students and faculty members। तो ये उसके बारे में बात करें। प्रोफेसर अदीला, आपका बहुत शुक्रिया, आपने क्वेश्चन किया और आइडेंटिफाई किया। किसी और ने क्वेश्चन किया है? हमारे साथ डॉक्टर साजिद भी हैं, रुमीला भी हैं, काफ़ी इनका एक्सपीरियंस है। और भी हमारे, मैं देख रहा हूँ काफ़ी बड़े बड़े नाम यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन हैं। तो किसी ने कोई क्वेश्चन करना है किसी से भी, तो प्लीज़ फील फ्री कि आपको हम कोशिश करेंगे कि हम उसको आंसर कर सकें। तो रुमीला और प्रोफेसर साजिद, आप जब चाहें आप, मैं आपको दावत देता हूँ, आप करते रहें। मैं तो एक मॉडरेटर के तौर पे यहाँ पे हूँ, तो आप कोई बात ऐड करना चाहें तो प्लीज़, यू आर मोस्ट वेलकम। जी सर, मैं एक पॉइंट कोलैबोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड करना चाहूंगी जी जी। कि हम कोलैबोरेशन की जो बात कर रहे हैं, हम नेशनल लेवल पे कर रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि जो जर्नल्स हमारे हैं पाकिस्तान के और जो स्पेशली न्यू जर्नल्स हैं, उनको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के साथ भी कोलैबोरेट करना चाहिए। और जब वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के साथ कोलैबोरेट करेंगे तो उससे जो है वो ऑथरशिप की जो डाइवर्सिटी वाला इशू है, जो स्कूपस कंसीडर कर रहा होता है कि ऑथरशिप की डाइवर्सिटी होनी चाहिए, वो हमारी वहां पे कैटर हो रही होगी। हम्म। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, वो लास्ट पॉइंट से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि फॉर एग्जाम्पल हमने स्कूपस के लिए अप्लाई करना है, और जब हमने स्कूपस के लिए अप्लाई करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि 4 इश्यूज हमारे होने चाहिए, पब्लिश होने चाहिए। अब हम आराम से बैठे हैं कि जी 4 इश्यूज पब्लिश होंगे, तो उसके बाद हम सोचेंगे अभी तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं फुलफिल कर रहे। लेकिन उसमें इशू क्या होता है, 4 साल के बाद हमें पता चलता है हमारे आर्टिकल्स की जो कंटेंट की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं थी। 4 साल के बाद पता चलता है, या सॉरी 2 साल के बाद हमें पता चलता है कि जी हमारा जो उसकी लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज काफी ज्यादा है, फॉर्मेटिंग रिलेटेड इश्यूज काफी ज्यादा है, रेफरेंसिंग रिलेटेड इश्यूज काफी ज्यादा है।
तो ये जो चीजें हैं, ये जब हमें 2 साल बाद जब हम शुरू करते हैं काम, उस वक्त हमें पता चलती हैं, तो हम ना तो प्रीवियसली पब्लिश्ड इश्यूज को रीपब्लिश कर सकते हैं, तो वहां पे फिर हम दोबारा से शुरू होते हैं, फिर हम दोबारा से उस क्राइटेरिया पे जो है वो 2-4 इश्यूज पब्लिश करेंगे, तो फिर हम उसके बाद अप्लाई कर सकेंगे स्कूपस में। तो इसीलिए जो मैंने एक बिल्कुल शुरू में बात की कि हमें कब से इंडेक्सिंग का प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए एक जर्नल लॉन्च होने के बाद, तो वो आपने सारे मेजर डेटाबेसेस को ही टारगेट में रखते हुए अपने जर्नल को प्रिपेयर करना है, ताकि हम 2 साल के बाद जब अप्लाई कर रहे हो तो हमें इस तरह के इश्यूज ना आए। ये लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं। तो ये मेरी एक एक्सपीरियंस से जो है ना, ये मैंने लर्न की हुई है चीज, जो कि मैंने यहाँ पे भी शेयर की है। जी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात शेयर की है। एक क्वेश्चन है जो एमन इकबाल ने किया है। वो कह रही हैं जी कि सर, यू हैव गिवन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल टिप ऑन अप्रोचिंग ऑथर्स, बट फॉर जर्नल्स that are not recognized by HEC, how can they convince authors to write for them? ये रुमेला वाली बात जो रुमेला ने अभी वो की है कि जो पहले दिन से अगर आप टारगेट करें इंटरनेशनल इंडेक्सिंग्स को, तो आपका जो टारगेट है वो खाली HEC नहीं होना चाहिए। HEC जो है ये आपका एंट्री पॉइंट है कि आप कंट्री लेवल पे किस तरीके से एक लेवल पे रिकग्निशन अपनी लेते हैं। लेकिन मैंने ये नोट किया है, और बहुत सारे और लोगों ने भी नोट किया होगा, कि बहुत सारे जर्नल जो हैं वो जब HEC में चले जाते हैं तो वो उनकी क्वालिटी डाउन होना शुरू हो जाती है। और वो सिर्फ जो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर है, ऑफ कोर्स वो दे आर हैविंग डिफिकल्ट टाइम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से वो पैसे यानी कि उसकी तरफ थोड़ा अरसा फोकस जाता है। लेकिन वो फोकस के साथ साथ आप क्वालिटी जो है वो मेंटेन रखें। अगर आप अपने जर्नल की क्वालिटी को डाउन कर देंगे तो वो ऑफ कोर्स वो फिर एक दफ़ा वो रिकग्निशन तो हो गई, लेकिन आप इंटरनेशनल इंडेक्सिंग्स को फिर आप अचीव नहीं कर सकते। तो मेरा मशवरा हमेशा ये होता है कि आप HEC को तो देखें, लेकिन आपकी नज़र बड़ी इंडेक्सिंग पे होनी चाहिए। आपकी स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, पबमेड, ये इस तरह की इंडेक्सिंग्स पे होना चाहिए। और डे वन से, जैसे रुमेला ने कहा कि आपका जर्नल जब स्टार्ट हुआ है उसी दिन से आप जो है वो एम करें इन बड़ी इंडेक्सिंग एजेंसीज की तरफ, तब जाके आप अचीव कर सकेंगे। अदरवाइज तो अगर आपका टारगेट सिर्फ HEC हुआ, वाई कैटेगरी हुआ, तो आप इंटरनेशनल जब पहुंचेंगे तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि यार जो पिछले मैंने सारे किए थे HEC में तो चले गए, लेकिन अब ये जो नेक्स्ट आ रही है इंडेक्सिंग, स्कोपस में जाना है या डॉज में जाना है या इस तरह की, तो उसके लिए तो हम क्वालिफाई नहीं कर रहे। हमें ये चीज़ें भी करनी थी, वो भी करनी थी। तो अगर HEC इस लेवल पे अपना क्राइटेरिया हाई कर देता है तो बेसिक जर्नल्स तो जो इधर से ही रह जाएंगे। तो ये HEC का काम नहीं, ये आपका अपना काम है कि आप खुद से डे वन से ये देखें कि कौन कौन सी इंडेक्सिंग सर्विसेज जो जो आपकी टॉप की इंडेक्सिंग सर्विसेज हैं, उनको आप एम करके पहले दिन से ही आप अपना स्टैंडर्ड जो है वो हाई रखें। अब्दुल मैं आई वुड जब्बार। लाइक टू ऐड वन थिंग। जी डॉक्टर साहब प्लीज। हाँ, एक तो ये कि जो पहले फर्स्ट टाइम कोई जर्नल लॉन्च करते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि उनको आथर्स नहीं मिलते हैं। लेकिन एक बात याद रखें ना कि आथर्स के लिए HAC अप्रूव्ड जर्नल होना कंडीशन रिक्वायरमेंट सिर्फ पाकिस्तानी आथर के लिए है, बिल्कुल इंटरनेशनल बिल्कुल। आथर के लिए नहीं। तो मेरा मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हम सबको पता है कि हमारा जब हम किसी आथर को ये कहते हैं कि पेपर भेजो, पहला सवाल ये होता है कि HAC अप्रूव्ड है या नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल तो HAC क्राइटेरिया ही नहीं है। गुड, तो बिल्कुल सही बात। बेहतर बेहतर यह है कि आप जब पहला इशू निकालने वाले हो निकालें तो आप इंटरनेशनल को अप्रोच करें। आपको मैं जस्ट मालूमात के लिए बता दूं कि मलाइशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, UK, इवन US के अंदर जो MS PhD के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्कॉलर होते हैं, उनके लिए कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आर्टिकल पब्लिश होना चाहिए। जरूरी नहीं होता कि वो स्कूपस हो, वेब ऑफ साइंस, वो कहते हैं आर्टिकल पब्लिश होना चाहिए ताकि वो स्टूडेंट इस प्रोसेस से गुजर जाए। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि उन PhD के स्टूडेंट का जो कोर्स वर्क का जो आर्टिकल होता है, एटलीस्ट वो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के आर्टिकल से तो इवन फिर भी बेटर होता है। तो हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट HAC अप्रूव नहीं है, एक्स कैटेगरी। उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो जर्नल हो, रिसर्च जर्नल हो, पेयर रिव्यूड हो और APA फॉर्मेट या ये फॉर्मेट हो, तो हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी बिल्कुल एक और भी टिप है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये कि अगर आपने पहला एक इशू रिलीज कर दिया, निकाल दिया, तो फिर उस इशू के अंदर मिसाल के तौर पे डॉक्टर असद साहब हैं, इनका एक आर्टिकल है मेरे जर्नल पब्लिश हो गया,
तो मैं क्या करूंगा, मैं एक कोई भी एक इंटर्नी, कोई एक बंदा रख दूंगा, उस इंटर्नी को कहूंगा ये डॉक्टर असद के पेपर के जो 3-4 की पॉइंट्स है ना, वो निकाल कर एक पोस्ट बना दो, जिसमें लिख दो, टाइटल लिख दो, पब्लिश बाय डॉक्टर असद, और उसके 4 की पॉइंट, और ये पोस्ट हम लिंक्डइन पे शेयर कर दें, फेसबुक पे शेयर कर दें, ताकि जो रीडर होगा उसको पता चल जाए, वो पूरा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको की पॉइंट्स की फाइंडिंग से अट्रैक्ट हो जाएगा। लिंक पे क्लिक जबरदस्त। होने पे, लिंक पे क्लिक होगा तो फिर वो खुद मोटिवेट होगा कि यार ये जर्नल अच्छा है, यार इस पे पेपर भेजना चाहिए। तो इससे बिल्कुल आथर की विजिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और ये सजेशन, ये टिप्स इवन आथर के लिए खुद भी है कि अगर कोई भी पेपर आप पब्लिश कर देते हैं, तो उस पेपर के 3-4 की पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट बनाएं, एक पोस्ट क्रिएट करें, फेसबुक पे डाल दें, लिंक्डइन पे डाल दें, और कहें ये कंप्लीट पेपर के लिए इस लिंक पे जाएं। तो जर्नल की भी विजिबिलिटी बढ़ेगी और पेपर की भी बढ़ेगी। जी, बिल्कुल बहुत अच्छी सजेशन है डॉक्टर साहब आपकी। एक और क्वेश्चन है एक्सक्यूज मी, अब्दुल जब्बार ने भेजा है, वो कह रहे हैं जी कि इज देयर एनी लिस्ट ऑफ इंडेक्सिंग एजेंसीज दैट आर ऑथेंटिक एंड पॉसिबल इंडेक्स न्यू जर्नल्स। तो इस पे डॉक्टर साहब आप या रुमेला अगर कोई कमेंट करना चाहें। हाँ, असल में एज सच कोई लिस्ट तो नहीं है, लेकिन वो हम बना सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं। रुमेला ने कुछ काम किया इस पे, तो वो लिस्ट फिर हम कंपाइल करके शेयर कर देंगे। एज सच वैसे कुछ एचएससी अगर आप करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो एचएससी की सिर्फ 2 ही इंडेक्सिंग एजेंसी है जो कि अप्रूव्ड है, स्कूपस एंड वेब ऑफ साइंस। लेकिन इसके अलावा जितनी भी इंडेक्सिंग एजेंसी है, वो उसके साथ आप अगर इंडेक्स हो जाएंगे, तो आपकी जर्नल की विजिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। तो बिल्कुल जो लिस्ट है वो बिल्कुल। क्रोमेला कंपाइल करके फिर कभी शेयर कर लेगी। जी बिल्कुल, हम नेक्स्ट सेशन में इसको थोड़ा सा कर देते हैं। एक और अब्दुल्ला ने यहाँ पे कमेंट किया है कि आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग HEC accreditation. If someone wants to apply for the accreditation of a journal for the first time in HEC, then is it possible to apply with only ISSN? I mean, is ISSN an indexing agency and good enough for applying according to HEC? Furthermore, which indexation is more easy to get and at initial stage when you are not yet registered by recognized by HEC? बेसिकली इसको तो ये बहुत आसान है कि जो ISSN है वो एक इंडेक्सेशन एजेंसी नहीं है। बेसिकली ISSN जिस तरह आपकी गाड़ी का नंबर होता है ना, कि दो आल्टो या मेहरान एक जैसी खड़ी होती हैं, तो वो उनमें फर्क नहीं आपको पता चलता, लेकिन आप नंबर प्लेट पढ़ के उसको फर्क, तो इसी तरह जर्नल्स भी एक जैसे बहुत सारे जर्नल्स होते हैं, लेकिन जो ISSN बेसिकली नंबर है वो आइडेंटिटी होती है, उसकी नंबर प्लेट है, एक किस्म की आइडेंटिटी है उस जर्नल की, कि उस नंबर से वो जर्नल पहचाना जाता है। और बहुत सारी चीज़ों के लिए वो एक गेटवे है, यानी कि वो आप इंटर होने के लिए ISSN नंबर उनका एक गेटवे होता है कि ये ISSN है तो इसमें इंटर हो सकता है। तो ये इंडेक्सेशन नहीं है, लेकिन इंडेक्सेशन है भी एक किस्म का। वुड यू कंसिडरिंग होस्टिंग? जस्ट मैं एक ऐड करता चलूं कि जी जी। एचएससी में अप्लाई करने के लिए किसी इंडेक्सिंग की जरूरत नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। जी वाई बिल्कुल कैटेगरी के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है। आईएसएन नंबर होना मैंडेटरी है, और जैसे असद साहब ने बताया, ये कोई इंडेक्सिंग नहीं है, जस्ट एक वो है, प्लेट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये आपने हासिल कर ली, एक इशू रिलीज कर लिया, अब अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल कर सकते हैं। बेसिकली बहुत सारे लोग अभी मैसेज यही कर रहे हैं कि इस तरह का सेमिनार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं और रुमेला एक पहले कर चुके हैं और डॉक्टर साजिद हमारे साथ अभी शामिल हो गए, तो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी ऐसे सेमिनार करेंगे। और हम लोग बेसिकली बहुत सारी चीज़ों के लिए जो स्पेशली इंडेक्सिंग को लेके हमने काफ़ी काम किया है पिछले कुछ अरसे में। जो ट्रिम है, trim.pk, अगर आप उस पर जाएं, हम वन स्टेप सोल्यूशन देते हैं, और उसमें हमने ये इंडेक्सिंग के पैकेजेस भी बनाए, कि गाइडलाइन भी दी हुई है और पूरे पैकेजेस बनाए हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसमें मज़ीद वीडियोस बना के यहाँ पे पोस्ट कर सकें, लोगों को एजुकेट कर सकें। और रुमेला, डॉक्टर साजिद, इंशाल्लाह ये हम इस पे कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे। जी रुमेला, आप कुछ कहना चाह रही हैं मेरा ख्याल है। हाँ, जी जी। अभी एक क्वेश्चन आया था कि इनिशियल लेवल के जर्नल के लिए कौन से ऐसे डेटाबेसेस हैं जो कि हम इमीडिएटली अचीव कर सकते हैं। तो उसी के लिए मैं आंसर करना चाह रही थी कि मैंने एक स्लाइड ऐड की हुई है, अभी मैंने जो प्रेजेंटेशन एक दी थी उसमें एक स्लाइड इसी पे मैंने बनाई थी, क्योंकि मुझे आइडिया था कि काफी लोगों को इशू आ रहा है, तो वो स्लाइड फॉलो कर सकते हैं कि वो वाली चीजें जो है ना वो इनिशियल लेवल के जर्नल फॉलो कर जी रहे हैं। बिल्कुल सेकेंडली, एक और पॉइंट जो कि डॉक्टर साजिद ने डिस्कस किया कि एचईसी की रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 इंडेक्सेशन है, वेब ऑफ साइंस एंड स्कूपस। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज ऐड करना चाह रही हूँ कि
वेब ऑफ साइंस और स्कूपस तक पहुंचने के लिए भी हमें बहुत सारी इंडेक्सेशंस की जरूरत पड़ती है। ट्रू। तो इसलिए वो इंडेक्सेशंस करना हमारे लिए जरूरी है। तो आई थिंक मेरे मेरे एंड से हो गया। अगर कोई और क्वेश्चन है तो। जी रुमिला, थैंक यू। किसी का क्वेश्चन है तो हमें वो बता दें, इंशाल्लाह यहाँ पे शामिल करेंगे। और अभी 3 हो गए मेरा ख्याल है। डॉक्टर साजिद ने कहीं जाना था, तो अगर आप क्विकली डॉक्टर साजिद से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो पूछ लें। डॉक्टर शाजी अहमद हैं, इन्होंने कहा जी थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन डॉक्टर साहब, रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पेपर्स पर इशू देयर इज टिपिकली नो स्पेसिफाइड upper limit. However, could you please clarify the general range of papers that is commonly accepted? ये नंबर ऑफ पेपर्स के बारे में पूछ रहे हैं कि कितने होने चाहिए, अपर अपर लिमिट जो है वो कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अपर लिमिट की अगेन एज सच कोई एचएससी की तरफ से लिमिटेशन थी, लेकिन जितने भी अब अच्छे आर्टिकल्स जर्नल्स देख लेना, 12 से 15 से ज्यादा लिमिट नहीं होने चाहिए। तो आप अपने जर्नल्स की 12 और मैंने लास्ट टाइम ये क्लोन जर्नल फेक जर्नल का सेशन लिया था, और उसमें मैंने एक इंडिकेटर बताया था कि कोई जर्नल फेक क्लोन है या नहीं है। इसका एक इंडिकेटर ये भी है कि अगर उसने इशू 12 या 15 से ज्यादा आर्टिकल पब्लिश किए, तो आप देखे होंगे कुछ जर्नल ऐसे होते हैं जो 200 आर्टिकल पब्लिश कर लेते हैं, तो बिल्कुल। दोज आर फेक एंड क्लोन जर्नल। तो आप अगर 12 15 एक क्राइटेरिया रख लें, अपना एक स्टैंडर्ड रख लें, उससे ज्यादा ना करें, क्योंकि ये फिर आपके जर्नल को मशकूक बना देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और स्पेशली मैंने देखा है कि जो जिनको एचईसी जो ही मिलता है उन्होंने 100 पेपर्स पब्लिश किए होते हैं। तो ऐसी प्रैक्टिस में आप ना जाइएगा। जब आपका जर्नल जाए तो कोशिश करें कि 12 15, ये बड़ा एक रीजनेबल सा होता है जिसको आप आसानी से हैंडल भी कर लेते हैं, उसका रिव्यू भी करा लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज भी कर लेते हैं। जब उससे ऊपर जाती है तादाद तो फिर थोड़ा सा मसला बन जाता है। और जो 100 200 वो तो आप मतलब कि भूल ही जाएं। एक और क्वेश्चन है, हाँ, अब्दुल्ला ने किया है। You said it's not mandatory for a journal applying for Y category to have any indexation, but a friend of mine told me to have at least one indexation for Y category and second more for X category. And further, what is the criteria for X category? देखें, जो डॉक्यूमेंट है एचएससी का, उसमें ये ही क्लियरली है कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो एक आईएसए नंबर होना चाहिए, और कम से कम 5 आर्टिकल का एक इशू रिलीज होना चाहिए। जी जी। जो इंडेक्सिंग है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर होगा तो एक अच्छी बात है। जैसे रुमेला ने भी कहा कि वो आपको एक इंडिकेट करता है कि आप अपनी जर्नल की वो विजिबिलिटी को प्लस बढ़ा रहे पॉइंट हैं, हो जाता है प्लस जी। पॉइंट है। हम्म। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आपने इंडेक्सिंग नहीं कराई तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप रिजेक्ट हो जाएंगे या आपको डीलिस्टेड हो जाएगा, नहीं। क्वालिटी को रखना जरूरी है। जी। और और दूसरा एक्स के आपका लिए? क्वेश्चन वो एक्स कैटेगरी के लिए। जी जी। एक्स कैटेगरी के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट वही है, एक्स या तो स्कूपस इंडेक्स हो या वेब ऑफ साइंस इंडेक्स हो। जी जी। ठीक ठीक। ठीक हो गया, सिंपल सी कैटेगरी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ आप जो है वो कीजिए, फिर हम वाइंड अप की तरफ चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। और इन द मीन टाइम मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो हम ट्रिम के पेज पे भी करेंगे, और मेरे पर्सनल अगर यूट्यूब और फेसबुक के पेज पे भी ये जाएगा। तो अगर आपने कोई मज़ीद सजेशन देनी हो तो वहाँ भी आप अपने उसको दे सकते हैं, और हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मैंने जो ईमेल आपको जूम की जो इनविटेशन भेजी थी उसमें मेरी ईमेल्स भी हैं, आप उस पर भी कर सकते हैं। डॉक्टर साजिद से आपने कोई क्वेश्चन करना हो तब भी, रुमेला से करना हो तब भी, कोई कोई ऐसी कोई कन्वर्सेशन इनिशिएट करना चाह रहे हैं आप रिसर्च से रिलेटेड, तो उस पे भी। और नेक्स्ट सेमिनार किस पे होना चाहिए वो आपसे मैं चाहूँगा कि आप जो है वो हमें सजेशन दें कि नेक्स्ट सेमिनार किस पे हम करें। एक तो जो एथिक्स है उसको लेके हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं आजकल, और आने वाले दिनों में अगले महीने में टर्निटिन की भी एक कॉन्फ्रेंस होने लगी है इस्लामाबाद सरीना में। तो उसके बारे में भी अगर कोई आप चाहते हैं कि हम डिस्कशन करें एथिक्स पे, एकेडमिक मिसकंडक्ट पे, या इस तरह की चीज़ें। और स्पेशली मैं चाह रहा हूँ कि जो एआई का रोल अभी आया है, चैट जीपीटी और इस तरह के जो जनरेटिव एआई से जो राइटिंग्स हो रही हैं, उसके बारे में अगर आप बात करना चाहें या उसके बारे में कोई चाह रहे हैं कि हम उस पर एक सेमिनार करें, तो उस सिलसिले में भी आप हमें कह सकते हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि हम उस पर एक लंबा सेशन करें। तो
जी डॉक्टर साजिद, आप कोई लास्ट कोई पॉइंट्स अगर आप कोई बात करना चाहें? अ, अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, जी बस आ रही है डॉक्टर साहब। जो आपने वो सजेस्टेड सेशंस रखे, तो बस यही है कि अगर हम इसको एक थोड़ा सा सीरीज भी बना दें, 3-4 सीरीज का एक सेशन बना दें, तो जी जी लोगों को एक अवेयरनेस हो। और अगर मिसाल जी जल्दी HSC की तरफ कॉल फॉर रिकग्निशन आती है, तो हम एक सेशन ये भी ले सकते हैं, लग सकते हैं कि एप्लीकेशन फाइल अप कैसे करनी है, उसके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कैसे रेडी करनी जी, बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक है। इस पे मैं एक सीरीज ऑफ जो इसके सेशंस के हैं वो लिस्ट बनाता हूँ कि हम वीकली करें या बाय बाय मंथली कर लें या मंथली कर लें, लेकिन एक सेशन इस तरह का बहुत ज़रूरी है जो कि हम कंटिन्यूसली करें। जी रुमेला, कोई लास्ट कमेंट्स आपकी तरफ से, कोई कोई बात कोई आनी चाहिए? सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, प्लीज़। जी सर, बस यही कि एक तो हमें एडिटोरियल प्रोसेस पे, रिव्यू प्रोसेस पे जो है वो एक सेशन रखने की जरूरत है, स्पेशली फॉर फॉर द रीडर्स और फॉर द ऑथर्स। कि रीडर्स जो कमेंट दे रहे होते हैं वो उनको हम कैसे एक डिटेल रिव्यू बना सकें, और जो ऑथर्स कमेंट को एड्रेस कर रहे होते हैं उनके लिए। तो क्योंकि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो हम बाकी सारे मेयर्स को जो है वो कवर कर लेते हैं। जो इशू आता है वो हमें कंटेंट क्वालिटी में आ रहा होता है मेनली। तो जी जी उस एस्पेक्ट में हम एक सेशन कर सकते हैं। सेकंड जो मेरी सजेशन है वो ये कि अगर यहाँ पे ऑडियंस इंटरेस्टेड होगी तो हम अच्छे जो डेटाबेसेस हैं, 4 5 6 7, उनको हम वन बाय वन भी टारगेट कर सकते हैं, उन पे भी हम सेशंस रख सकते हैं। उसका हम डिटेल जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेंगे, और उसका जो है वो जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको भी हम डिस्कस कर जी लेंगे। रुमेला, एक क्विक ये क्विक दो क्वेश्चन है। सजेशन। अनफल आफरीदी ने एक क्वेश्चन भेजा है कि इज इट नेसेसरी फॉर एन एडिटर टू बी अ डॉक्टर, मींस हैविंग पीएचडी, और एंड फॉर मैनेजिंग एडिटर टू? ये थोड़ा सा क्विकली अगर आप आंसर कर दें। डॉक्टर साजिद इसका ज्यादा अच्छा आंसर करेंगे आई गेस, इफ ही इज हियर, अदरवाइज मैं कर देती हूँ। जी डॉक्टर साहब, कोई? जी। हाँ जी, मैंडेटरी है। अब देखें, ठीक। एडिटोरियल बोर्ड दो तरह के होते हैं, एक वो जो कोर टीम का हिस्सा होते हैं, एक वो जो एडवाइजरी बोर्ड है। जो एडवाइजरी बोर्ड है, डॉक्टर होना मस्ट है। अब जो जी कोर टीम है, कोर टीम में भी हिरारकी है, चीफ एडिटर, एडिटर, मैनेजिंग एडिटर, दीज थ्री शुड हैव अ PhD। लेकिन अगर ठीक। आपके पास असिस्टेंट एडिटर है, या जो क्लर्क के काम कर रहा है, ईमेलिंग कर रहा है, फॉर्मेटिंग कर रहा है, उसके लिए PhD होना मैंडेटरी नहीं है, एमफिल भी काफी है। ठीक हो गया। हमें काफ़ी लोगों ने सजेशंस भेजी हैं, जिसमें अब्दुल जब्बार ने भेजी है, फिर मुश्ताक अहमद राहू, इन्होंने चैट जीपीटी के सेशन के बारे में बात की है। डॉक्टर फरहत आसिफ हैं आईपीडीएस से, उन्होंने भी ये एआई राइटिंग पे बात की है। और इस तरीके से अनफल आफरीदी ने थैंक यू कहा है डॉक्टर साहब आपको। तो अगर कोई और इस पे क्वेश्चन आता है तो वो आप हमें भेज दें, और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट उसको कैटर किया जाए और किसी भी तरीके से उसको जो है आंसर किया जाए। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर कोई भी चीज़ हो तो जैसे मैंने कहा है कि ईमेल या कमेंट, ये हम रिकॉर्डिंग जो है ये ऑनलाइन डालेंगे, इसको फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। तो मैं आपको लिंक्स भी भेज दूंगा। और मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक और अब्दुल्ला ने क्वेश्चन किया, कोई क्वेश्चन कोई मुझे आ रहा है कि सर एफिलिएशन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर, इफ़ अ पर्सन इन पीएचडी बट ही इज़ लेक्चरर, कैन ही बी चीफ एडिटर? ये वही वाली बात कि वो डॉक्टर साजिद ने इसको आंसर कर दी ऑलरेडी। तो मेरा ख्याल है कि जी हाँ, बस ये कि एफिलिएशन कोई जरूरत नहीं है, PhD होना जरूरी है। वो बेशक यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय भी ना हो, जॉबलेस हो, तब भी एलिजिबल है। जी ज़बरदस्त हो गया। चले, मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। हमने 1 घंटे का टाइम कहा हुआ था, सारों से लिया था। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साजिद का। उन्होंने 3 बजे कहीं जाना भी था और वो स्टिल हमारे साथ है, 3:15 हो गए। रुमेला कमर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी। और इसमें मज़ीद जो है वो हम इंशाल्लाह और टॉपिक्स ऐड करके नेक्स्ट टाइम फिर हाजिर होंगे।
और आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग उन्होंने फॉर्म फिल किया लेकिन वो फॉर सम रीज़न ज्वाइन नहीं कर सके, वो ऑनलाइन हमें देख सकते हैं। और जिन्होंने ज्वाइन किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसको आंसर कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे तरीके से रोज़े रखें, नेकियां कमाएं जितनी कमा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।